हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं खान सर। बेटे आज अपन बायोटेक्नोलॉजी क्रियाविधि का 4th पार्ट लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज अपन को पढ़ना है कि वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश क्या होता है। इससे पहले बेटे आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी की क्रियाविधि, और इस क्रियाविधि में अपन ने पहला पार्ट लिया था वांछित जीन की पहचान और उसका पृथक्करण। ये पूरा हुआ। दूसरा पार्ट था बेटे हमारा आरडीएनए का निर्माण। तीसरा पार्ट था इसका यानी आरडीएनए का पोषक कोशिका में प्रवेश। चौथा पार्ट था बच्चों यानी पोषक कोशिका का संवर्धन। और आज अपन बेटे स्टार्ट करते हैं यानी वांछित जीन को अब अपन को टारगेट सेल में ले जाना है, यानी लक्ष्य कोशिका में ले जाना है। तो आइए देखते हैं लक्ष्य कोशिका में टारगेट सेल का प्रवेश किस तरह से होगा। तो ये हमारे पास में टॉपिक रहेगा यानी वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश। इसे आपने यहाँ पर बेटे जीन स्थानांतरण भी आप कह सकते हैं, यानी द ट्रांसफर ऑफ टारगेट जीन इनटू द होस्ट सेल, यानी ट्रांसफर ऑफ द डिजायर्ड जीन इनटू द टारगेट सेल। तो ये थोड़ा याद रखना बेटे कि वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश। अब ये प्रवेश बेटे ये दो तरह से हो सकता है। एक प्रवेश तो ऐसा होगा जो अपन वांछित जीन को किसी वाहक डीएनए के साथ में जोड़ेंगे और ये वाहक डीएनए के माध्यम से हमें इसे टारगेट सेल में पहुंचाना है। और एक मेथड ऐसा होगा जिसमें वांछित जीन को बिना किसी वाहक की सहायता से, बिना किसी वीडीएनए की सहायता से सीधे ही हमें लक्ष्य कोशिका में पहुंचा देना है। तो ये दो मेथड अपन यहाँ पढ़ेंगे। जो पहला मेथड होगा वह अप्रत्यक्ष विधि होगी बेटे, जिसमें अपन वाहक डीएनए का प्रयोग लेंगे, जिसमें मुख्यतः प्लाज्मिड का उपयोग किया जाएगा। उसके अलावा दूसरा जो मेथड होगा हमारा, ये दूसरा जो मेथड रहेगा बेटे वह मेथड रहेगा यानी प्रत्यक्ष विधि। और प्रत्यक्ष विधि में अपन को क्या करना है कि वांछित जीन को सीधे ही लक्ष्य कोशिका में पहुंचाना है। इसके लिए अपन को 2-3 मेथड पढ़ने पड़ेंगे, जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड क्या होता है, जीन गन मेथड क्या होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड क्या होता है, और साथ में केमिकल मेथड क्या होता है। तो बेटे यहाँ पर ये वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश, तो इसको अपन निम्न पॉइंटों में डिवाइडेड करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो पहला पॉइंट होगा बेटे यानी वांछित जीन का जो लक्ष्य कोशिका में प्रवेश है, ये 2 विधियों के द्वारा पूरा होगा। तो ये आपने यहाँ पर याद रख ले कि वांछित जो जीन है बेटे, वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश, लक्ष्य कोशिका में प्रवेश 2 विधियों द्वारा किया जाता है। 2 विधियों द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हमारे पास में वांछित जीन है और इस वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में पहुंचाना है। तो बेटे इसकी जो पहला मेथड होगा यानी ये हमारे पास में 5वीं विधि है, यानी ये वाली ध्यान रखना बेटे। और इसका जो पहला मेथड होगा उसे आप लिख सकते हैं अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि यानी इसे आप कह सकते हो इनडायरेक्ट मेथड। तो बेटे ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें जो है वाहक डीएनए की आवश्यकता होगी, ये आपको याद रखना है। और दूसरा मेथड जो आपको याद रखना है ये विधि रहेगी हमारे पास में यानी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को आप कह सकते हो यानी डायरेक्ट मेथड। तो यहां आप देख ले बच्चों कि हमारे पास में किसी भी वांछित जीन को ट्रांसफर करने के लिए या वांछित जीन को टारगेट सेल में पहुंचाने के लिए 2 विधियां चाहिए। एक तो इनडायरेक्ट विधि है जिसमें अपन वाहक डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, और एक प्रत्यक्ष विधि होती है जिसमें डायरेक्टली वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि ध्यान रखना
लक्ष्य कोशिका वह कोशिका होगी बच्चों जिसके अंदर हमें वांछित जीन को पहुंचाना है। एक तो बेटे अपन ने वांछित जीन को आरडीएनए के रूप में पोषक कोशिका में प्रवेश करवाया था, तो वहां तो इसे गुणन करवाने के लिए प्रवेश करवाया। अब यहाँ पर वांछित जीन से वांछित उत्पाद निर्माण के लिए, वांछित या उपयोगी उत्पाद निर्माण के लिए इस वांछित जीन को अपन लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवाएंगे। तो इसकी पहली विधि से अपन शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पर पहली जो विधि होगी इसकी नंबर 1 विधि यहाँ पर, और ये होगी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड यानी अप्रत्यक्ष विधि। तो बेटे याद रखना अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि में क्या होगा कि यहाँ पर वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाएगा, यानी वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश किसी वाहक द्वारा। तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेटे इसके अंदर वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश, लक्ष्य कोशिका में प्रवेश किसी वाहक द्वारा किया जाता है। भैया याद रखना बेटे, किसी वाहक द्वारा किया जाता है, वाहक द्वारा किया जाता है, वाहक द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश। तो वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश बेटे इनडायरेक्ट मेथड में किसके द्वारा करवाएंगे? तो ये आपको याद रखना है कि ये किसी वाहक के द्वारा लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कराना है। तो ये इसका इनडायरेक्ट मेथड का प्रकार हो गया कि वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश किसी वाहक के द्वारा करवाया जाता है। अब वाहक के रूप में यहाँ पर इसका सेकंड पॉइंट आपको याद रखना बेटे, यानी वाहक के रूप में, वाहक के रूप में मुख्यतया, ये भी आपको पता होगा, मुख्यतया प्लाज्मिड, याद रखना बेटे, मुख्यतया प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मिड जो होगा बेटे, ये आपको पहले ही पता है कि ये मुख्य वीडीएनए है, मुख्य वाहक डीएनए है। तो वाहक के रूप में यहाँ पर अपन किसका उपयोग लेंगे? यानी प्लाज्मिड का। और जो हायर प्लांट्स होते हैं बेटे, इसमें दो तरह के प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं जो कि जीन स्थानांतरण में सहायक होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यानी हायर प्लांट, उच्च पादपों में, ये ध्यान रखना बेटे, यानी उच्च पादपों में प्लाज्मिड या वाहक के रूप में, वाहक के रूप में दो प्रकार के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, दो प्रकार के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, दो प्रकार के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये ध्यान रखना, दो प्रकार के प्लाज्मिड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है। तो दो प्रकार के जो प्लाज्मिड होंगे बच्चों, उसमें पहला प्लाज्मिड तो है यानी टीआई प्लाज्मिड, पहला प्लाज्मिड आपका यहाँ रहेगा टीआई प्लाज्मिड। इसका मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और एक दूसरा प्लाज्मिड जो होगा, ये होगा बेटे यहाँ पर आरआई प्लाज्मिड, आरआई प्लाज्मिड। इसका मतलब होता है रूट इंड्यूसिंग, रूट इंड्यूसिंग। तो यहाँ आपको याद रखना है कि बेटे दो तरह के प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं, टीआई प्लाज्मिड और एक आरआई। ये जो टीआई प्लाज्मिड है, ये रिसीव किया जाता है बेटे, यानी ऑब्टेन फ्रॉम, या जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त,
जीवाणु से प्राप्त। और दूसरा जो बेटे ये है हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस। तो यहां आपको दोनों याद रखना है कि टीआई प्लाज्मिड जो है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस से प्राप्त किया जाता है, और एक आरआई प्लाज्मिड होता है बेटे जो एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से प्राप्त किया जाता है। तो वापस याद करो बच्चों कि यहां पर हमें उच्च पादपों में वाहक के रूप में दो प्रकार के प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला प्लाज्मिड है वह टीआई प्लाज्मिड है, जिसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस जीवाणु से प्राप्त किया जाएगा। और दूसरा जो प्लाज्मिड है ये प्लाज्मिड बेटे आरआई प्लाज्मिड होता है, जिसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से प्राप्त किया जाता है। तो एक बार आप फिर ध्यान कर ले, हमें क्या करना है बेटे, वांछित जीन को टारगेट सेल में ले जाना है। अब वांछित जीन को टारगेट सेल में ले जाने के लिए दो साधन हैं। एक तो अपन क्या करें कि वांछित जीन को किसी के ऊपर बिठा दें और उस पे बैठकर वह टारगेट सेल में जाए। तो ये मेथड तो क्या कहलाएगा, अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट नहीं गया वह किसी के ऊपर बैठकर गया है, तो बैठकर गया है तो इसे अप्रत्यक्ष विधि कहेंगे। और एक मेथड ऐसा होता है जिसमें वांछित जीन को सीधे ही, कई विधियां इसमें काम में लेते हैं, वांछित जीन को सीधे ही लक्ष्य कोशिका में पहुंचा दिया जाता है, या वांछित जीन डायरेक्ट ही लक्ष्य कोशिका में जाती है। तो इसको डायरेक्ट मेथड कहेंगे, जिसके लिए अपन कुछ इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, कुछ जीन गन का इस्तेमाल करेंगे, या कुछ जो है बेटे इलेक्ट्रोपोरेशन जो छिद्र वाली विधि उसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कि वांछित जीन का जो प्रवेश है उसकी अप्रत्यक्ष विधि। तो बेटे अप्रत्यक्ष विधि में आपको क्या याद हुआ कि इसमें जो वांछित जीन होती है ये वाहक डीएनए की सहायता से या किसी वेक्टर डीएनए की सहायता से लक्ष्य कोशिका में जाएगी। ये भी क्लियर। तो फिर वाहक डीएनए के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, तो बेटे वाहक डीएनए के रूप में, वैसे तो मैंने आपको 4-5 डीएनए बताए, प्लाज्मिड बताया, बैक्टीरियोफेज है, फेसमिड है, कोसमिड है, बाक है और याक है। ये सारे के सारे बेटे वाहक डीएनए होते हैं जो वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में ले जाने का कार्य करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो वाहक डीएनए है ये प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड। तो यहाँ पर वाहक डीएनए के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग करेंगे। और साथ में बेटे जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो उच्चतर पादप होते हैं, इनमें प्लाज्मिड के रूप में किसका अपन यूज लेंगे, यहाँ पर वाहक के रूप में प्लाज्मिड का। और उच्च पादपों में जो प्लाज्मिड होते हैं इनकी दो कैटेगरी होती है जो आपको याद रखना है। एक तो बेटे टीआई प्लाज्मिड होता है और एक होता है आरआई प्लाज्मिड। तो ये दोनों आपको याद रखना है। एक तो बेटे ये टीआई प्लाज्मिड है और एक यहाँ आपके सामने है आरआई प्लाज्मिड। टीआई का मतलब ट्यूमर इंड्यूसिंग होगा बेटे, और आरआई का माने रूट इंड्यूसिंग होगा। एक तो बेटे यानी गांठ प्रेरित होगा और एक जड़ प्रेरित होगा। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो टीआई प्लाज्मिड है ये किस जीवाणु से प्राप्त करेंगे, तो बेटे इसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस। ये जीवाणु है जिससे इसे प्राप्त किया जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, क्योंकि ट्यूमर का माने गांठ होती है, तो ये इस जीवाणु से इसे प्राप्त किया जाता है। जबकि जो आरआई प्लाज्मिड होता है बच्चों, इसको एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या होता है। तो यहाँ आप देखें कि यहाँ अपने लिखा है बच्चों, ये यहाँ पर है हमारे पास में, यानी टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड, तो ये जो टीआई प्लाज्मिड है इसमें बेटे एक विशेष जीन होती है और उस जीन को कहते हैं, यानी यहाँ पर टीडीएनए उपस्थित, टीडीएनए उपस्थित जो पादपों में, ध्यान रखना, टीडीएनए या टी जीन उपस्थित जो पादपों में ट्यूमर, जो पादपों में यानी क्राउन गॉल ट्यूमर, इसको पूरा आप लिखिएगा बेटे, यानी इसकी डिजीज का नेम भी आपको याद रखना है कि जो पादपों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है।
रोग उत्पन्न करता है। तो ये थोड़ा याद रखना कि यहाँ पर ये हमारे पास में ये यहाँ पर बेटे ये समझ लो आप तो कि ये वीटीडीएनए है, यानी कौन सा प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड है और टीआई प्लाज्मिड में यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक विशेष यहाँ पर ये क्या कहते हैं बेटे डीएनए है और इसको आप कहोगे टी डीएनए। और ये जो टी डीएनए है ये पादपों में क्राउन गॉल ट्यूमर रोग पैदा करता है। कैसे पैदा करता है कि जैसे ही बेटे एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस किसी पादप कोशिका को संक्रमित करता है तो संक्रमित करने के साथ ही बेटे ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये टी डीएनए वहां से अलग होकर उस पादप कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है और उसके बाद में उस पादप के अंदर गांठ उत्पन्न करता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एग्रोबैक्टीरियम, ध्यान रखना बेटे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस किसी पादप कोशिका को संक्रमित करता है। यह याद रखना, किसी पादप कोशिका को संक्रमित करता है, पादप कोशिका को संक्रमित करता है। ये याद रखना बेटा। अब कैसे गांठ उत्पन्न होगी वो मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पर ये एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस है तो बेटे ये किसी पादप कोशिका को संक्रमित करता है तो टीआई प्लाज्मिड कहां चला जाता है, उस पादप कोशिका में चला जाएगा। तो याद रखना बेटे कि यहाँ पर जो है अतः टीआई प्लाज्मिड जो इसके अंदर प्रेजेंट है, टीआई प्लाज्मिड का टी डीएनए, ये याद रखना, टी डीएनए पादप कोशिका के डीएनए से जुड़कर, पादप कोशिका के डीएनए से जुड़कर उसमें गांठ उत्पन्न करता है, उसमें गांठ उत्पन्न करता है। इसको मैं अभी और समझा रहा हूं बेटे, गांठ उत्पन्न करता है। तो यहां आप देख लें कि यहाँ पर ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस है ये किसी पादप कोशिका को संक्रमित करेगा और पादप कोशिका को संक्रमित करने के साथ ही इसका जो टीआई प्लाज्मिड है तो टीआई प्लाज्मिड का जो बेटे टी डीएनए है ये टी डीएनए इस टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर, ध्यान रखना, टी डीएनए टीआई प्लाज्मिड से अलग होकर ये डी डीएनए यानी जो पादप कोशिका का डीएनए उससे जुड़ेगा और उससे जुड़कर ये गांठ उत्पन्न करेगा। यानी इसको इस तरह से समझ लें आप कि यहाँ पर बेटे ये हमारे पास में है ये बैक्टीरिया है और ये इसके अंदर यहाँ पर ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, और ये हमारे पास में कोई प्लांट सेल है, ध्यान रखना ये प्लांट सेल। तो ये तो है बेटे एग्रोबैक्टीरियम टूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु, ये तो जीवाणु है और ये हमारे पास में कोई सी टारगेट सेल है यानी पादप कोशिका, पादप कोशिका। अब ये पादप कोशिका में जब बेटे ये डीएनए आएगा यहाँ पर, तो यहाँ आप देखो बच्चों कि ये तो एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, ये पादप कोशिका है, इसका यहाँ पर संक्रमण होता है। तो इसके संक्रमण से क्या होगा कि ये जो इसका टी डीएनए है ये यहाँ पर बेटे ये तो आरआई प्लाज्मिड है और इसका जो ये यहाँ पर डीएनए ये इससे जुड़ जाएगा और ये जुड़कर आगे चलकर पादप में गांठ उत्पन्न करेगा, गांठ उत्पन्न। तो ये ध्यान रखना क्योंकि ये जो डीएनए है इसका ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आने के साथ ही बेटे ये इसे अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया और अलग होकर ये पादप कोशिका के डीएनए से जुड़ जाएगा और इस पादप कोशिका से जुड़ने के साथ ही इसमें विभाजन होगा और इस कोशिका में विभाजन से फिर यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाएगी बेटे, गांठ उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये हमारे पास में ये जीन का प्रवेश है बेटे। तो प्रवेश से आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो पादप कोशिका को संक्रमित करेगा तो इसके अंदर यहाँ पर क्या आ गया, टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड के आने के साथ ही क्या होगा कि उसका जो टी डीएनए है ये यहाँ पर सेपरेट हो गया बेटे, इसको बोलेंगे अपन टी डीएनए और ये टी डीएनए इस प्लांट कोशिका के डीएनए से बेटे बाइंड हो जाएगा। तो ये जैसे ही यहाँ पर बाइंड होगा अब ये कोशिका लगातार विभाजित होगी और विभाजित होने से वहां पर गांठ उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन बेटे होगा क्या कि अगर अपन कोई डिजायर जीन ले लें,
कोई वांछित जीन ले ले तो वांछित जीन क्या करेगी, इस टीडीएनए को हटा देगी और इसके स्थान पर वांछित जीन जुड़ जाएगी, तो फिर उस पौधे के अंदर गांठ उत्पन्न नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि ये हमारे पास में कौन सा मेथड था, तो ये था बेटे अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि में आपको याद रखना है कि वांछित जीन का जो बेटे एक कोशिका से या वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में जो प्रवेश है वह किसी वाहक के द्वारा होता है, और वाहक के रूप में हमने यहाँ पर प्लाज्मिड का उपयोग किया। और बेटे ये जो प्लाज्मिड है ये उच्चतर पादपों में ये दो प्रकार का होता है, एक तो टीआई प्लाज्मिड और एक आरआई प्लाज्मिड। ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन जीवाणु से प्राप्त होता है, और जो बेटे आरआई प्लाज्मिड है ये जो है क्या कहते हैं, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीनस से प्राप्त होता है। बेटे टीआई प्लाज्मिड जो है इसके अंदर टीडीएनए प्रेजेंट होता है, याद रखना टीडीएनए, और ये टीडीएनए पादपों में क्राउन गाल ट्यूमर रोग पैदा करता है। कैसे करता है वो यहाँ पर आप देख लो कि बेटे ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु हैं, ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु, ये ध्यान रखना बेटे, ये एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु है जिसको आप याद रख सकते हैं, यानी इस जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु। तो यहाँ आप देखें ये जीवाणु मान लें आप, ये बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, और बेटे ये कौन सी कोशिका है, ये पादप कोशिका है। तो ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है बेटे टीआई प्लाज्मिड, इस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है टीआई प्लाज्मिड। अब ये बैक्टीरिया जब ये यहाँ पर संक्रमण हो गया बेटे इसका, और ये बैक्टीरिया इस टारगेट सेल में आ जाता है, टारगेट सेल में आते ही इसका जो टीआई प्लाज्मिड है वहां से टीडीएनए पृथक होता है, और ये टीडीएनए पृथक होकर पादप कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। अब उस पादप कोशिका के डीएनए से जुड़ गया तो बेटे अब वो कोशिका जब लगातार विभाजित होगी तो फिर चूंकि टीडीएनए क्या करता है, गांठ उत्पन्न को प्रेरित करता है, तो फिर जहां जिस कोशिका में ये जाएगा उस कोशिका में जब मल्टीपल विभाजन होंगे तो बेटे वहां पर पादपों में गांठ उत्पन्न हो जाएगी। तो देखा होगा आपने कि बड़े बड़े पौधों में कई जगह पर मोटी मोटी गांठें उत्पन्न हो जाती है, तो बेटे वह इस प्लाज्मिड के कारण होती है। दूसरा प्लाज्मिड जो आपको याद है वो आरआई प्लाज्मिड है जो रीट इंड्यूसिंग को प्रेरित करता है। तो इस तरह से ये पहला मेथड तो हमारा पूरा होता है, और ये मेथड था बेटे लक्ष्य कोशिका में वांछित जीन का प्रवेश। अब ये भी पहली विधि तो अपने याद होगी बेटे, कौन सी विधि थी, पहली विधि, यानी पहली विधि आपके सामने थी, पहली विधि अप्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि यहां पर अपन लेते हैं तो ये विधि है प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा में जो मेथड है ये मेथड है बेटे प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड। तो ये तो आपको पता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, वांछित जीन जो है बच्चों वह सीधी ही लक्ष्य कोशिका में पहुंचाती जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसमें प्रत्यक्ष विधि में बेटे ध्यान रखना, वांछित जीन को निम्न विधियों द्वारा सीधे ही ध्यान रखना बेटे, यानी वांछित जीन को सीधे ही लक्ष्य कोशिका में पहुंचाया जाता है, सीधे ही लक्ष्य कोशिका में पहुंचाया जाता है। तो ये याद रखना भाई, इसमें प्रत्यक्ष विधि में सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो वांछित जीन है उसको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं होती। ये जो वांछित जीन है बच्चों ये सीधे ही जो है, अभी विधियां बताऊंगा मैं, निम्न विधियों के माध्यम से सीधे ही टारगेट सेल में पहुंचाती जाती है। इसके लिए आप पहली विधि का जो प्रयोग करेंगे, इस पहली विधि का नाम होगा माइक्रो इंजेक्शन, यानी पहली विधि का नाम है माइक्रो इंजेक्शन, यानी बेटे इसको कहोगे सूक्ष्म इंजेक्शन। तो सूक्ष्म इंजेक्शन में क्या होगा कि वांछित जीन को, यानी यहां पर आप देखिएगा कि सूक्ष्म इंजेक्शन में क्या किया जाएगा, तो बेटे इसमें यहाँ पर ये वांछित जीन है और वांछित जीन को किसी इंजेक्शन में भरकर, ये कोई इंजेक्शन है और इंजेक्शन में भरकर इसे इसके अंदर यहाँ पर
पहुंचा दिया जाएगा। तो याद रखना, माइक्रो इंजेक्शन का मतलब ये है कि वांछित जीन को किसी इंजेक्शन में भरकर उसे कोशिका में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो याद रखना बेटे, वांछित जीन को सूक्ष्म इंजेक्शन में भरकर लक्ष्य कोशिका में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये विधि तो आपको याद रखना है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो बेटे माइक्रो इंजेक्शन मेथड का मतलब ये है कि जो वांछित जीन है इसे जो है किसी सूक्ष्म इंजेक्शन पे, ऐसे नहीं होंगे बेटे बड़े बड़े इंजेक्शन, छोटे छोटे माइक्रो लेवल के होंगे, उनके अंदर लक्ष्य जीन को भरा जाएगा और भरने के साथ ही उन्हें कोशिका में लगा दिया जाएगा। तो वांछित जीन सीधे किसमें चली गई, टारगेट सेल में। इसी तरह से बेटे अगला जो मेथड आता है हमारे पास में, अगला जो मेथड रहेगा यहाँ पर, अगला जो मेथड रहेगा बच्चों, वो मेथड रहेगा तो अगला जो मेथड है हमारे पास में, यानी कौन सा बेटे, यानी सेकंड मेथड हमारे पास में रहेगा नंबर 2, और इस मेथड का नाम होगा जीन गन मेथड। तो ये याद रखना, अगला जो मेथड है ये मेथड है बेटे जीन गन मेथड। अब ये जो जीन गन मेथड है इसको किस तरह से होगा कि जो वांछित जीन है उस वांछित जीन को एक आणविक बंदूक में भरा जाएगा। ये आणविक बंदूक होगी बेटे, कोई AK-47 नहीं होगी, आणविक बंदूक में भरकर और उसे लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाएगा। लेकिन बात ये है कि जो वांछित जीन है बेटे वो तो एक तरह से डाइल्यूट फॉर्म में होती है, तो वो पार्टिकल की फॉर्म में कैसे आएगी, कणों के रूप में दृढ़ कैसे होगी। तो पहले वांछित जीन को टंगस्टन और सोने की पतली परत से बेटे लेपित कर दिया जाता है और ये छोटे छोटे कण इसके बना लिए जाते हैं और भी कणों को आणविक बंदूक में भरकर लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, यानी वांछित जीन को, ध्यान रखना बच्चे, इसमें वांछित जीन को सोने या टंगस्टन से लेपित कर तथा आणविक बंदूक में भरकर लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाता है, लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी जीन गन मेथड। तो बेटे इसमें सिर्फ समझना है, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर वांछित जीन को पहले सोने या टंगस्टन से लेपित करा जाएगा और उन्हें कणों के रूप में ले लिया आएगा और कणों के रूप में लेकर बेटे उसे जीन गन के अंदर भर दिया जाएगा और जीन गन के अंदर भरकर उसे लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाता है, जिसके माध्यम से वांछित जीन जो है वह लक्ष्य कोशिका में चली जाती है। तो देखो एक बार और, जीन गन मेथड, आणविक बंदूक विधि। तो आणविक बंदूक विधि में क्या करेंगे कि वांछित जीन को सोने और टंगस्टन से पहले बेटे लेपित करके कणों के रूप में उन्हें बना लेंगे और फिर इन कणों को जो जीन गन है उसके अंदर भर दिया जाता है और लक्ष्य कोशिका पर दाग दिया जाता है, जिससे क्या होगा कि बेटे ये जो वांछित जीन है उन कणों के साथ साथ लक्ष्य कोशिका के अंदर चली जाएगी। तो ये मेथड कौन सा था, जीन गन मेथड। अगला मेथड जो बेटे हमारे पास में होगा ये मेथड होगा यानी माइक्रोपोरेशन मेथड। तीसरा मेथड आपको याद रखना है और ये है माइक्रोपोरेशन मेथड। अगला जो मेथड है ये मेथड है बेटे माइक्रोपोरेशन मेथड। तो माइक्रोपोरेशन मेथड में क्या किया जाएगा, यानी बेटे यहाँ पर ये जो सेल होगी, ये यहाँ पर ये जो सेल है इस सेल पर बेटे छोटे छोटे
ये ध्यान रखना, इस तरह से विद्युत किरणों के द्वारा ये छोटे छोटे पोर यहाँ पर बनाए जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे पोर यहाँ पर बन जाएंगे तो फिर बेटे इसको जब वांछित जीन के घोल में रखेंगे तो वह डीएनए इन छिद्रों के माध्यम से इसके अंदर प्रवेश करेगा। तो बेटे इस विधि में क्या किया जाता है कि जो टारगेट सेल होती है उस पर विद्युत किरणों के द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बनाए जाते हैं, और फिर इन छिद्र वाली लक्ष्य कोशिका को वांछित जीन के घोल में रखा जाता है। तो वांछित जीन इन छिद्रों के माध्यम से इस कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहां पर याद रखना बेटे, यानी विद्युत क्रिया द्वारा लक्ष्य कोशिका में सूक्ष्म छिद्र बनाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र बनाए जाते हैं। तो ये याद रखना बेटे, यानी इस पे इलेक्ट्रिक रेज डाली जाती है, विद्युत किरणें डाली जाती है, जिसके माध्यम से जो विद्युत ये कोशिका है उसमें सूक्ष्म छिद्र बनाए जाते हैं। और इन छिद्र वाली ये जो कोशिका है इसे बेटे अपन कहाँ रखेंगे, वांछित जीन के घोल में रखेंगे, जहां से इन छिद्रों के द्वारा वांछित जीन के अंदर जो है ये लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इन छिद्रों के द्वारा वांछित जीन लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाती है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाती है। तो बेटे ये था हमारे पास में माइक्रो इंजेक्शन मेथड। एक और मेथड अगर आप याद करना चाहें तो ये मेथड भी आप याद कर लें। इस मेथड का नाम होगा बच्चों, यानी आएगा केमिकल मेथड। एक और मेथड आप यहाँ पर याद कर सकते हैं, और इस मेथड का नाम रहेगा यानी केमिकल मेथड। तो अगला जो मेथड है नंबर 4, और ये मेथड यहाँ पर है केमिकल मेथड यानी रासायनिक विधि। तो बेटे केमिकल मेथड में क्या होगा कि इसमें कई प्रकार के केमिकल इस्तेमाल किए जाएंगे, और इन रासायनिक पदार्थों के द्वारा जो वांछित जीन है वो लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर केमिकल मेथड में आप याद रख सकते हैं, यानी कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं बेटे, ये कुछ रासायनिक पदार्थ लक्ष्य कोशिका में या वांछित जीन को, ये थोड़ा सा याद रख लें कि कुछ जो रासायनिक पदार्थ हैं, कुछ रासायनिक पदार्थ वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये याद रखना, करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बेटे ये है, और ऐसे रासायनिक पदार्थों का एग्जाम्पल मैं देता हूं। तो एग्जाम्पल है बेटे PEG, यानी इसको बोलते हैं पॉली इथाइल ग्लाइकोल। तो बच्चों ये था हमारे पास में प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि में आप यहाँ पर देख लें कि एक मेथड तो था कौन सा हमारे पास में, माइक्रो इंजेक्शन, और दूसरा मेथड यहाँ पर है माइक्रो इंजेक्शन, और एक जीनगन मेथड, और एक माइक्रोपोरेशन मेथड, और एक होगा बेटे केमिकल मेथड। तो इन 3-4 विधियों के माध्यम से वांछित जीन को सीधे ही आप लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवा सकते हैं। तो बेटे ये था हमारे पास में टॉपिक, यानी 5वें नंबर की क्रियाविधि का टॉपिक था कि बेटे वांछित जीन को डायरेक्ट टारगेट सेल में कैसे पहुंचाया जाता है। तो इसके लिए अपन ने 2 विधियों को पढ़ा, एक तो अप्रत्यक्ष विधि जिसमें प्लाज्मिड के द्वारा अपन ने इसको वहां पर पहुंचाया, किसी वाहक के द्वारा वहां पर पहुंचाया, और दूसरा है बेटे डायरेक्ट विधि जिसमें वांछित जीन को सीधे ही लक्ष्य कोशिका के अंदर प्रवेश करवा दिया। इसके अंदर हमने एक विधि तो ली बेटे कौन सी, यानी माइक्रो इंजेक्शन मेथड, दूसरी विधि है जीन गन मेथड, तीसरी विधि है माइक्रोपोरेशन मेथड, या बेटे इसको इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी आप कह सकते हो, माइक्रो, या फिर बेटे यहाँ पर आप इसकी जगह पर एक इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी आप इसको कह सकते हो, माइक्रो यानी इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड।
और दूसरी चौथी विधि है यानी केमिकल मेथड। तो आप देख लें, माइक्रो इंजेक्शन में तो क्या किया कि वांछित जीन के घोल को माइक्रो इंजेक्शन में भरकर उसे कोशिका में अंतःस्थापित कर दिया, तो सीधी ही बेटे सेल जो है वांछित जीन वह कोशिका में चली गई। दूसरे मेथड में क्या किया, तो दूसरे मेथड में बेटे अपन ने क्या किया, जीन गन मेथड। तो जीन गन मेथड में क्या हुआ बेटे कि जीन गन मेथड के दौरान जो है वांछित जीन है उसको पहले सोने या टंगस्टन से लेपित किया और उसको लेपित करने के बाद उसे आणविक बंदूक में भरकर और उसको कोशिका पर दाग दिया। यहां तक के लिए तीसरी विधि है बेटे इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में क्या किया कि कोशिका पर पहले विद्युत किरणों के द्वारा छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र बनाए गए और इन छिद्रों वाली लक्ष्य कोशिका को जब वांछित जीन के घोल में रखा तो बेटे वांछित जीन इन छिद्रों के द्वारा सीधी लक्ष्य कोशिका में चली गई। इसी तरह से फिर चौथा मेथड आया बेटे हमारे पास में यानी केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में अपन क्या देखते हैं कि बेटे कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जो वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके लिए एक तो ये पॉलीइथाइल ग्लाइकोल होता है, एसिटोसिरेगोन होता है। तो यहां तक क्लियर बेटे। तो ये तो था हमारे पास में वांछित जीन का लक्ष्य कोशिका में प्रवेश। उसके बाद में इसका लास्ट टॉपिक आता है बेटे, अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, अगला जो टॉपिक रहेगा यहाँ नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बेटे वो होगा वांछित जीन। वांछित जीन अगला जो टॉपिक है ये टॉपिक है बेटे वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त करना। यानी जो वांछित जीन है इससे अपन उत्पाद कैसे बनाएंगे, यानी वांछित जीन को अपन ने टारगेट सेल में भी पहुंचा दिया। अब टारगेट सेल से हमें उत्पाद चाहिए तो बेटे अब क्या करेंगे कि वांछित जीन से उत्पाद निर्माण के लिए इसे बड़े बड़े बायोरिएक्टर में रखा जाएगा। और बायोरिएक्टर जो होते हैं बेटे ये वांछित जीन वाली जो लक्ष्य कोशिका है इसके लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिसके माध्यम से ये जो लक्ष्य कोशिका है ये बायोरिएक्टर में ग्रोथ करती है और ग्रोथ करने के साथ ही वहां से जो वांछित उत्पाद होते हैं उनका स्त्रावण करती है। फिर इन उत्पादों को बेटे बायोरिएक्टर से प्राप्त करके इनका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है और फिर इन उत्पादों को मार्केट के अंदर मानव के उपयोग के लिए लाया जाता है। तो ये हमारा ये छठा टॉपिक है बेटे, याद रखना ये क्रियाविधि का छठा टॉपिक है, याद रखिएगा, यानी वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त करना। तो वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बायोरिएक्टर का। तो पहले तो याद रखना बेटे कि यहां पर आप इसका पहला पॉइंट याद रखेंगे कि वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्य कोशिका को बड़े बड़े बायोरिएक्टर में रखा जाता है। लक्ष्य कोशिका को बड़े बड़े बायोरिएक्टर, बड़े बड़े संयंत्र होते हैं बेटे, बायोरिएक्टर होते हैं, में रखा जाता है, में रखा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर हमें वांछित जीन से उत्पाद बनाने हैं तो वांछित जीन को अपन ने कहां पहुंचा दिया, लक्ष्य कोशिका में, और लक्ष्य कोशिका को फिर बेटे बड़े बड़े बायोरिएक्टर में रखेंगे जहां पर ये ग्रोथ करती है। तो यहां इसका सेकेंड पॉइंट लिखिएगा बायोरिएक्टर के रूप में, यहां पर याद रखना बेटे बायोरिएक्टर के रूप में ध्यान रखना स्टायरिन बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, यानी स्टायरिन बायोरिएक्टर। अभी इसका डायग्राम बनाएंगे अपन। स्टायरिन बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाए
कि कौन सा बायोरिएक्टर होता है जिसका उपयोग उत्पाद निर्माण में किया जाता है, तो बेटे उसका नाम है स्टायरिंग बायोरिएक्टर। इसका डायग्राम भी अपन यहाँ पर देखेंगे कि स्टायरिंग बायोरिएक्टर क्या होता है। तो बेटे यहाँ पर ध्यान रखो कि वांछित जीन से हमें उत्पाद प्राप्त करना है तो लक्ष्य कोशिका को कहाँ रखेंगे, बायोरिएक्टर में। बायोरिएक्टर के रूप में अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टायरिंग बायोरिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये होता है क्या है बेटे, तो बायोरिएक्टर जो होता है ना, ये लंबी बेलनाकार रचना होती है, ध्यान रखना। बायोरिएक्टर लंबी बेलनाकार यानी ध्यान रखना बेटे, यानी इस तरह से अभी मैं डायग्राम बनाने वाला हूं इसका, तो बायोरिएक्टर ये इस तरह से होगा। तो बायोरिएक्टर लंबी बेलनाकार रचना होती है, ये ध्यान रखना बेटे, रचना होती है जो वांछित जीन या वांछित उत्पाद बनाने के लिए, वांछित उत्पाद बनाने के लिए अनुकूलतम, याद रखना बेटे, अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराती है। अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी, बायोरिएक्टर का काम क्या है, तो अनुकूलतम तापमान, अनुकूलतम पीएच, है ना, विटामिन, एंजाइम, ये सारी परिस्थितियां बेटे ये यहाँ पर बायोरिएक्टर इन्हें उत्पन्न कराते हैं। तो ध्यान से देख लें कि मुख्य बायोरिएक्टर का नाम है स्टायरिंग बायोरिएक्टर, और ये बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद जब हमें बनाना है तो उसके लिए बेटे अनुकूलतम परिस्थितियां ये उत्पन्न कराता है। अनुकूलतम परिस्थितियों का माने ये है कि वहां पर लक्ष्य कोशिका के अनुसार तापमान होना चाहिए, है ना, पीएच होना चाहिए, एंजाइम्स होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, पोषक पदार्थ होना चाहिए। तो ये सारी परिस्थितियां कहां पर मिलती है, बायोरिएक्टर में। तो अब क्या होगा कि बायोरिएक्टर में इन परिस्थितियों का उपयोग करके, यानी बायोरिएक्टर में क्या होगा बेटे कि इन परिस्थितियों का या अनुकूलतम परिस्थितियों में, ये ध्यान रखना, इन अनुकूलतम परिस्थितियों में, अनुकूलतम परिस्थितियों में लक्ष्य कोशिका में वृद्धि होती है। लक्ष्य कोशिकाओं में, ध्यान रखना बच्चों, लक्ष्य कोशिकाओं में वृद्धि होती है, तथा यह वांछित उत्पाद का स्त्रावण करती है, वांछित उत्पाद का स्त्रावण करती है। तो ये याद रखना, थोड़ा सा ध्यान रख ले बच्चों कि अपन ने क्या बताया कि जो लक्ष्य कोशिका है इसको बायोरिएक्टर में रखेंगे। बायोरिएक्टर में ऐसा वातावरण होता है जो लक्ष्य कोशिका की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो बेटे इस अनुकूलतम वातावरण के अंदर लक्ष्य कोशिका में ग्रोथ होती है, कई हजारों की संख्या में ये कोशिकाएं बनती है और एक वांछित उत्पाद का निर्माण करती है। अब ये जो वांछित उत्पाद बना है तो इसको शुद्धिकरण किया जाएगा और शुद्धिकरण करने के बाद में इसे मानव के लिए उपयोगी बना लिया जाता है। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा बच्चे, स्त्रावी वांछित उत्पाद का, स्त्रावी वांछित उत्पाद का शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। ये याद रखना बेटे, वांछित उत्पाद का शुद्धिकरण किया जाता है। अब कैसे करेंगे बेटे, यानी बाय डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, यानी याद रखना बेटे कि इस विधि के माध्यम से स्त्रावी वांछित उत्पाद का शुद्धिकरण किया जाता है तथा इसके बाद इस उत्पाद को
मानव उपयोगी बना दिया जाता है, मानव उपयोगी बना दिया जाता है, मानव उपयोगी बना दिया जाता है। तो यहां आप देख लें बच्चों कि स्त्रावी जो वांछित उत्पाद का क्या किया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा। शुद्धिकरण के लिए बेटे दो प्रोसेस होती है, एक तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, जो भी अनावश्यक चीजें होती है वो यहाँ से हटा दिया जाएगा। उसके बाद में फिर बेटे उसका क्वालिटी टेस्ट किया जाएगा कि जो उत्पाद बना है क्या क्वालिटी में वो अच्छा है या बुरा है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया जाता है। और इन दोनों प्रोसेस के बाद में उस उत्पाद को मार्केट में लाया जाता है और वह मानव के लिए उपयोगी हो जाता है। तो यहाँ आप देख लें बेटे कि वांछित जीन से उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे। तो वांछित जीन से उत्पाद प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य कोशिका को बड़े बड़े बायोरिएक्टर में रखेंगे। बायोरिएक्टर के रूप में स्टायरिन का अपन यहाँ प्रयोग करेंगे। स्टायरिन एक लंबी बेलनाकार रचना होती है, ये ध्यान रखना बेटे, जो वांछित जीन जिसके अंदर मौजूद है लक्ष्य कोशिका में, उसके लिए बेटे अनुकूलतम परिस्थितियां उत्पन्न कराती है। तो बायोरिएक्टर के अंदर ये जो लक्ष्य कोशिका है, ये अनुकूलतम परिस्थितियों का उपयोग करते हुए ये स्त्रावी पदार्थ जो वांछित पदार्थ होते हैं उनका स्त्रावण करती है और इन स्त्रावी पदार्थों का फिर शुद्धिकरण किया जाता है बेटे, और शुद्धिकरण करने के बाद में इसे मानव के लिए उपयोगी बना लिया जाता है। आइए देखते हैं कि इसके द्वारा कौन कौन से उत्पाद यहाँ पर बनाए गए हैं। तो अगला यहाँ पर आप देखिएगा बेटे, अगला पॉइंट जो हमारा होगा यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा निम्न उत्पादों का निर्माण। तो यहाँ पर आप देखिएगा निम्न उत्पादों का निर्माण। तो ये भी आप देख ले कि अभी तक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन से उत्पाद बना लिए गए हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, तो बेटे पहला नंबर पर तो आप लिखना यानी ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण। तो ये जो इंसुलिन बनाया गया है बेटे, ये होमोलिन के रूप में बनाया गया है। होमोलिन याद रखना कि पहला फर्स्ट हार्मोन है ये जो बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया पहला हार्मोन कौन सा है, तो बेटे इंसुलिन है, और ये जिस नाम से बनाया गया था उसका नाम है होमोलिन। तो ये याद रखना, इस हार्मोन ने लाखों करोड़ों जिंदगियां बचाई है बेटे डायबिटीज के पेशेंट की। वरना पहले क्या किया जाता था कि किसी भी जानवर की पेनक्रियास ग्लैंड को निकाल करके उसे सुखा करके उसकी गोलियां बनाई जाती थी बेटे, वो दी जाती थी जो इतनी कारगर नहीं थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आपको भी पता होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन भी आते हैं, जिसको डायबिटीज टाइप 1 जो होते बेटे उसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो ये इंजेक्शन आर्टिफिशियल होते हैं, लेबोरेटरी में बनाए गए होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले होते हैं। तो बेटे यही वो कृत्रिम इंसुलिन है जो आज लाखों करोड़ों डायबिटिक पेशेंट की जान बचा रहा है। तो उसके अलावा बोनापन जो होता है बेटे वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। तो बायोटेक के माध्यम से ये वृद्धि हार्मोन भी बना लिया गया है। तो ये तो था हमारे पास में पहला। दूसरा यहाँ पर याद रखना बेटे, यानी कई तरह के यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर यानी इस माध्यम से रक्त स्कंदन कारक भी बनाए गए हैं, जिसमें एक तो 7th नंबर का है और एक है बेटे 9th नंबर का। तो याद रखना बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी बना लिए गए हैं। उसके अलावा फिर आपको याद रखना बेटे कि यहाँ पर इंटरफेरोन, इंटरफेरोन का निर्माण, इंटरफेरोन का निर्माण। तो ये एंटीवायरल प्रोटीन है बेटे, याद रखना एंटी वायरल प्रोटीन, यानी जो इंटरफेरोन है ये एक बार वायरस का संक्रमण हो जाए तो ये प्रोटीन दोबारा वायरस के संक्रमण को नहीं होने देती। तो इसका निर्माण भी बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से किया गया है। उसके अलावा बेटे गोल्डन राइस याद रखना, यानी इसके द्वारा गोल्डन राइस बनाए गए हैं जो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, याद रखना विटामिन ए का प्रचुर स्रोत। तो ये थोड़ा सा याद रखना बेटे, यानी विटामिन ए, तो ये थोड़ा याद रखना गोल्डन राइस यानी विटामिन ए। उसके अलावा बेटे यहाँ पर इसके द्वारा बीटी कॉटन बना लिया गया है,
बीटी कॉटन का निर्माण। यानी बीटी कॉटन एक ऐसा पौधा है जिसमें कीट प्रतिरोधक क्षमता मौजूद होती है। और लास्ट में बेटे यहाँ पर इसके थ्रू बनाए गए हैं यानी ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल का निर्माण। तो ये थोड़ा सा आप देख लें कि यहाँ पर बेटे, यहाँ पर आप देखो कि ये जो निम्न उत्पादों का निर्माण किया गया है, तो ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इंटरफेरोन, गोल्डन राइस, बीटी कॉटन और ट्रांसजेनिक प्लांट के द्वारा, इसके द्वारा हार्मोन ये बना ले गए हैं। तो ये था बेटे हमारे पास में यानी निम्न उत्पादों का निर्माण, जिसमें याद रखना वृद्धि हार्मोन भी है, इंसुलिन भी है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर में 7वां और 9वां है बेटे याद रखना, इंटरफेरोन है जो एंटीवायरल प्रोटीन मानी जाती है, उसके अलावा गोल्डन राइस है जो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है, उसके अलावा बीटी कॉटन है बेटे जो कि कीट प्रतिरोधक होता है, और साथ में ट्रांसजेनिक प्लांट और ट्रांसजेनिक एनिमल। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसजेनिक प्लांट एंड ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि अभी बेटे अपन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की 6ठी स्टेप पूरी की और वो थी वांछित जीन से उत्पाद का निर्माण। और आपने देखा भी सही कि किस तरह से वांछित जीन से उत्पाद बनाए जाते हैं। तो पहले वांछित जीन को पहले लक्ष्य कोशिका में प्रवेश करवाया जाता है और फिर लक्ष्य कोशिका को फिर क्या किया जाएगा बेटे, लक्ष्य कोशिका को फिर बड़े बड़े बायोरिएक्टर में रखा जाएगा। बायोरिएक्टर लक्ष्य कोशिका के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां उत्पन्न कराता है और इन अनुकूलतम परिस्थितियों में लक्ष्य कोशिका में वृद्धि होती है और ये उत्पादों का स्त्रावण करती है। बेटे जब लक्ष्य कोशिका से उत्पाद बनते हैं तो फिर इसका शुद्धिकरण किया जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू। उसके बाद में इसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होता है। दोनों ही परिस्थितियों में जब ये पूरा हो जाता है तो बेटे इन उत्पादों को मानव के उपयोग के लिए मार्केट में लाया जाता है। तो इस तरह से ये था हमारे पास में आज का टॉपिक। तो आज यही काफी बेटे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है और ये मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद। ओके, आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।